हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं ये एसएसटी का जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लगभग 30 से 32 मिनट में, कितना 30 से 32 मिनट में आपका पूरा चैप्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोल रहे हैं। ये चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे कि एनसीईआरटी से हम लोग उस पॉइंट को कवर करेंगे जो हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो एग्जाम में। क्योंकि देखो, बात यह है ना कि आपके पास अब समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एलिबरेटेड वे में पढ़ेंगे और कम से ज़्यादा चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं रखता है, तो उतना समय आपके पास है नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि शॉर्ट में हम लोग उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे जो संभावित है कि वो आपके एग्जाम में आ जाए, या हो सकता है कि उससे कहीं ना कहीं एक ना दो बार, मतलब एक बार या पहले सवाल पूछा जा चुका है, या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या फिर सब्जेक्टिव के फॉर्म में आने का संभावना रहता है, ठीक है। हम उस पॉइंट को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नाम क्या है चैनल का, ज्ञानदीप क्लासेस, ठीक है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं कि एसएसटी का हम लोग पूरा वन शॉट सब चैप्टर का एक वीडियो डालने वाले हैं, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि पूरा एसएसटी को एक ही वीडियो में क्या करेंगे कि कंक्लूड कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन है एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा बात, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, पावर शेयरिंग। क्या होता है, पावर शेयरिंग, ठीक है। आपको बताते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, ठीक है ना। जैसे आपको बताते हैं कि अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिस समझ में आ रहा है आपको, अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, और उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल का गवर्नमेंट होता है। यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग लेवल पे हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं ताकि हम पावर्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें, और साथ ही साथ जो हमारा जो काम है, जो लोगों का जो काम है, लोगों का जो विकास है, देश का विकास है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं कि इफिशियंटली मैनेज कर सकते हैं। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहे हैं हम? ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और उसमें क्या है कि कह सकते हैं कि तीन तरह का उसमें लेवल है, या कह सकते हो कि उसका जो डिजाइन है वो कितने लेवल पे, तीन तरह का, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी होता है। इन सब के बीच में क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इस वजह से क्या होता है कि इसका जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा बढ़िया काम करता है, ठीक है ना। बाकी सबसे बेहतर है, ठीक है। क्योंकि जो पावर है किसी एक हाथों के बीच में, किसी एक हाथ में नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो केस है कि बेल्जियम में और श्रीलंका में, जैसे बताते हैं आपको कि पावर कंसंट्रेशन को लेकर बेल्जियम में और श्रीलंका में दोनों जगह विवाद था। अब बेल्जियम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करता है और श्रीलंका इस चीज़ को कैसे सॉल्व करता है, इसको हमको देखना है, ठीक है। क्योंकि देखो, बात यह है ना कि ऐसे आप समझ लो कि बात यह है कि जो इंडिया में है या फिर किसी भी कंट्री में, जहाँ लोग ज़्यादा रहता है वो चाहता है कि मेरे हाथ में पावर रहे, और बाकी जो लोग चाहता है वो क्या चाहता है कि मेरे हाथ में पावर रहे, ठीक है ना। क्योंकि सारा का सारा जो टसल है वो किसके, जो टसन्स है वो किसके लिए है, वो पावर के लिए, ठीक है। तो बेल्जियम एक छोटा कंट्री है, कहाँ है, यूरोप में है। कहाँ है, यूरोप में है, एक छोटा सा कंट्री है। और इसका जो एरिया है वो हरियाणा से भी छोटा है, ठीक है ना। यानी अगर एरिया वाइज का देखते हैं साइज, तो ये हरियाणा से भी छोटा है। और इसका बॉर्डर कहाँ लगता है, फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से लगता है, ठीक है। ये कंट्री कहाँ है, यूरोप में, ठीक है। और इसका जो पॉपुलेशन है वो कितना, लगभग 1 करोड़ के आसपास है, और जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन से आधा है, ठीक है ना। और इसमें अगर इथनिक कंपोजिशन देखते हैं, इथनिक कंपोजिशन बोले तो कौन कौन से धर्म के लोग या फिर कौन कौन से कल्चर के लोग रहते हैं, अगर इथनिसिटी देखते हैं वहाँ पे, तो क्या है, एक बहुत छोटा कंट्री है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स है। आपको समझाते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स है कि टोटल कंट्री का जितना पॉपुलेशन है उसमें से 59% है वो कहाँ रहता है, फ्लेमिश रीजन में रहता है। कहाँ रहता है, फ्लेमिश रीजन में रहता है। और फ्लेमिश वाले क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। और बाकी का जो 40% है, मतलब कि समझ लीजिए कि 40 और 60 कितना होता है कि 100 होता है, ठीक है। लेकिन ये 59% है और 49 बचा कितना, 1% है। तो ये 40% है वो कहाँ रहता है, वो वेलोनिया रीजन में रहता है। और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। यानी कि 60, लगभग 60% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। और बाकी जो 40% के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। आप समझ लो कि इसका जो इथनिसिटी है, जो कल्चर है, लोगों का जो विविधता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जो 1% लोग है, क्या है, जो 1% लोग है वो क्या बोलता है, वो बोलता है जर्मन बोलता है। क्या बोलता है, जर्मन। आप समझ लो कि 3 तरह का एथनिसिटी हो गया, 3 तरह का लैंग्वेज वाले लोग हैं, समझ में आएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पावर का टशन होगा। क्या होगा, पावर का यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से लड़ाई होगा कि हम पावर कंट्रोल करेंगे, हम पावर कंट्रोल करेंगे। इतना समझ में आया आपको। अब देखते हैं जो बेल्जियम का जो
कैपिटल है वो क्या है, ब्रसल्स है। क्या है, ब्रसल्स है। और जहाँ पे इस ब्रसल में आप समझ लो पहले कि जो ब्रसल्स है ना, ब्रसल में जो 80% लोग हैं, एक मिनट, जो 80% लोग हैं जो ब्रसल्स में रहता है वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी 20% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। इतना समझिएगा कि कंट्री का पूरा अलग था, और जो उसका जो कैपिटल है उसका अलग है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि इंडिया में अलग अलग रीजन पे ज़्यादा लोग रहते हो, कम लोग रहते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया का, उसमें कितने लोग रहते हैं, वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, उसके हिसाब से ब्रसल्स में क्या था कि 80% जो लोग थे जो ब्रसल्स में रह रहे थे वो फ्रेंच बोलते थे, और 20% क्या बोलते थे, डच बोलते थे। लेकिन अगर कंट्री लेवल पर देखते हैं तो वो चीज़ें उल्टा था। क्या था, उल्टा था। आप देखते इसको आगे पढ़ते हैं कि माइनॉरिटी फ्रेंच लिविंग कम्युनिटी आर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। बोलते हैं कि जो लोग मतलब जो कि जिनका कम था, मतलब जो पॉपुलेशन जिनका कम था, फ्रेंच बोलने वाले लोग, वो कम थे। क्या थे, कम थे, लेकिन वो क्या थे, रिच थे और पावरफुल थे। जिनका मेजोरिटी कम था, जो माइनॉरिटी थे, उनका जो पावर था वो ज़्यादा था, और उनके पैसे भी क्या थे, ज़्यादा थे, ठीक है, वो ज़्यादा रिच थे, ठीक है ना। और इसके कारण क्या होता था कि जो डच स्पीकिंग लोग होते थे ना, वो क्या थे, ज़्यादा थे। क्या थे, वो ज़्यादा थे। ज़्यादा इन द सेंस के क्या करते थे, उनका नंबर्स क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। और इसलिए वो चाहते थे कि देखो भाई, हम लोग एक तो हम लोग मेजोरिटी में हैं, और दूसरा क्या है कि हम लोग थोड़ा सा गरीब हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। क्या चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। और क्या चाहिए कि इनका जो, ऐसे आप समझिएगा कि जो डच वाले लोग थे ना, वो थोड़ा सा गरीब होने के कारण उनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था, बहुत लेट से मिला था, और उनको एजुकेशन भी क्या मिला था, बहुत लेट से मिला था। इसलिए कैसे थे वो गरीब थे, ठीक है ना। अब आगे बताते हैं आपको कि इसके बीच में क्या था, टेंशन था बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 90s 50s और 60s। इस वजह से जो पावर का जो टेंशन था, उसके वजह से क्या 1950s और 1960s के बीच में, दोनों के बीच में क्या होने लगा, टेंशन होने लगा, ठीक है ना। अब देखिए, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज आर मोर एक्वेट इन ब्रसल्स। और सबसे ज़्यादा ये कैपिटल रीजन में ही सबसे ज़्यादा टेंशन था, ये मतलब ये जो विवाद था, झगड़ा था, वो सबसे कहाँ था, ब्रसल्स में ज़्यादा था, ठीक है। आगे बताते हैं, ब्रसल प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट मेजोरिटी इन द कंट्री बट द मेजोरिटी इन कैपिटल, माइनॉरिटी इन कैपिटल। बोलते हैं कि जो डच लोग थे, कौन थे, डच थे, वो ब्रसल्स में तो ज़्यादा थे लेकिन पूरे कंट्री में कम थे। समझ में आया ना। ऐसे मान लो, आप समझ लो कि जो ऐसे समझ लो कि जो हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो पूरे भारत में कम है, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा है। यानी कि दिल्ली में मेजोरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, पर पूरे कंट्री में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो माइनॉरिटी कर रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो प्रॉब्लम आपको बताए, ये जो एथनिसिटी का, और ये जो डच बोलने का और फ्रेंच बोलने का, ये प्रॉब्लम कहाँ था, ये प्रॉब्लम ब्रसल्स में था। और सिमिलर प्रॉब्लम एक और था, कहाँ पे, श्रीलंका। आप सबको पता हो श्रीलंका क्या है, बगल वाला नेबरिंग कंट्री है। श्रीलंका में भी क्या था, ऐसा सेम चीज़ है, जो कि कहाँ, तमिलनाडु के पास है, इंडिया के नेबर है, ठीक है ना। और इसके 2 करोड़ पॉपुलेशन है टोटल, और ये कितना, लगभग हरियाणा के पॉपुलेशन जितना ही है, ठीक है। और अदर रीजन के जैसे कि एशिया का जो अदर रीजन है, उसी तरह से क्या है कि श्रीलंका में भी क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन। अब इसका देखिएगा, मेजर ग्रुप जिसमें से जो सबसे ज़्यादा मेजर था वो क्या था, सिन्हाला जो स्पीकर था वो कितना था, 74% था। जो तमिल बोलता था वो कितना, 18% था। और इस तमिल बोलने वालों में समझिएगा ध्यान से, जो तमिल बोलता था उसमें भी 2 ग्रुप था, समझ में आया ना। एक एक ऐसे लोग थे जो तमिल के वहाँ के नेटिव थे, कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे समझ लो आप कि बिहार के रहने वाले जो लोग हैं, मान लो हिंदी बोलते हैं, और जो दूर से आए हैं, दिल्ली से आगे बिहार में रहने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो भी हिंदी बोलेंगे। तो जो बिहार का खुद का यहाँ जो पहले से लोग हैं उसको हम लोग नेटिव बोल रहे हैं, और जो बाद से माइग्रेट करके आया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो माइग्रेशन बोल रहे हैं, माइग्रेटेड पीपल बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो तमिल वाले बोलने वाले जो लोग थे उसमें भी कितना था, दो दो ग्रुप बन गया, जिसमें क्या था कि श्रीलंकन तमिल्स, जो वहाँ के पहले से थे वो क्या बोलते हैं, उनको श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, जो कि कितना परसेंट थे, 13% थे। और जो रेस्ट थे वो क्या था कि वो इंडिया से गए थे, मूव किए थे, जिसको क्या बोलते थे, इंडियन तमिल्स बोलते थे। उनके मतलब अंग्रेजों के ज़माने में उनके बाप दादा परदादा कोई गया होगा श्रीलंका और वहीं पर रह गया, ठीक है ना, शादी ब्याह कर लिया तो वहीं रह गया, ठीक है। तो वो जो लोग थे उनको हम लोग क्या रेफर करते हैं, तमिल, इंडियन तमिल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एथनिसिटी का जो ग्रुप है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे था श्रीलंका में, उसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर श्रीलंकन देखते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट में, आप सुनिएगा ध्यान से, जो नॉर्थ ईस्ट में था वो सबसे ज़्यादा जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे वो कहाँ सोचे थे, नॉर्थ ईस्ट में। और देखिए एक, हाँ, और वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे। जो सिल्हाना बोलते थे वो, उनका धर्म क्या था, बुद्धिज्म को वो फॉलो करते थे। वाइल द मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम, बाकी जो तमिल्स थे वो क्या थे, हिंदू,
या तो वो हिंदू थे या तो फिर क्या थे, वो मुस्लिम थे। समझ में आया ना। जो सिल्हानल बोलते थे वो क्या थे, वो क्या बोलते थे, वो थे बुद्धिस्ट। और जो जो क्या बोलते थे, जो तमिल बोलते थे वो क्या थे, या तो मुस्लिम थे या तो हिंदू थे। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और जो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन जो जिनका धर्म क्रिश्चियन है, उनका जो परसेंटेज था वो कितना था, वो था मात्र 7%। कितना था उनका परसेंटेज, 7%। ठीक है। और जो कि ये क्या थे, जो क्रिश्चियन है तो वो तमिल में बोलते थे और सिल्हान में बोलते थे। यार समझ लीजिए ना कि वहाँ का जो इथनिसिटी था वो पूरा खिचड़ी बना हुआ था। ठीक है ना, समझ में नहीं आया था कि कैसे कैसे क्या करना है, दिमाग खराब हो गया था। ठीक है ना, सब अपने अपने पावर के लिए लड़ रहे थे। अब ये पूरा जो पैराग्राफ उसको समझाते हैं कि इसमें क्या है। इसमें ये बस लिखा हुआ है कि ये जो ब्रसल्स में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और श्रीलंका में भी प्रॉब्लम है। श्रीलंका इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है कि पावर कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो बेल्जियम है उस वो कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसके विषय में पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी जो मेजोरिटेरियनिज्म है कि जिसका जो मेजोरिटी रहेगा वही पावर में आएगा, वो किस में है, श्रीलंका में। बताते हैं कैसे काम करता है। देखिए, श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट इन 1948, जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके एक साल बाद श्रीलंका भी आज़ाद हुआ। ठीक है। द लीडर ऑफ सिल्हाना कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय virtue ऑफ देयर मेजोरिटी। एज द रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर टू एस्टैब्लिश सिल्हाना सुप्रीमेसी। अब समझिएगा कि जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ तो वहाँ का जो सिन्हाला बोलने वाले जो कम्युनिटी के जो लीडर थे वो क्या चाहते थे कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट पे कंट्रोल क्या हो, हमारा हो। हमारा क्यों हो, क्योंकि वो ये बोलते थे कि देखो भैया हमारा मेजोरिटी है तो पावर तो हम ही पकड़ेंगे। ठीक है ना। तो जब उनका पहला गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ तो सबसे ज़्यादा वो क्या करने लगे कि एक ऐसा ऐसा लॉ ढेर सारा पास करने लगे जो कि क्या करता था कि सिल्हानल बोलने वाले लोगों को समझ लीजिए सुप्रीमेसी देता था, उनको सिक्योरिटी देता था, उनको रिजर्वेशन देता था, उनको जॉब में क्या देता था, मतलब समझ लीजिए कि सिंपली बोले तो उनको सुप्रीमेसी अपना इस्टेब्लिश करना था। किसको, सिन्हालन बोलने वाले को। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, श्रीलंका में ज़्यादा मेजोरिटी में थे। आगे बताते हैं आपको। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हालन एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 18, जैसे आपको एक चीज़ बताते हैं आपको कि इंडिया में अभी भी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं इंडिया का। ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, यहाँ का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, वो समझ लिए कि बाकी सारे भाषाओं की तरह यहाँ का एक भाषा है, लेकिन उसको इंडिया है, उसको आप समझ लीजिए कि उसको नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलता है। ठीक है ना, क्यों नहीं बोलता है, क्योंकि हिंदी बहुत बहुत सारे लोगों के द्वारा नहीं बोला जाता है, कुछ खास मेजोरिटी लोगों के द्वारा ही बोला जाता है। 40 से 45 करोड़ लोग उसको बोलते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं बोलते होंगे। ठीक है ना, जबकि इंडिया का पॉपुलेशन कितना, 140 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि 1956 में जब उनका गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहले तो क्या बोले कि सिन्हालन को क्या बोल दिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ का, श्रीलंका की, यानी समझ लिए कि नेशनल लैंग्वेज है सिन्हाला। और जो तमिल जो बोलते थे, जो तमिल लैंग्वेज था, उसको क्या किया, डिसरिगार्ड किया कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग कम बोलते हो, निकलो यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। The government followed preferential policies that favor Sinhalan applicant for university position and government job. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है पहले समझिएगा ध्यान से। जब उनका गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो मेजोरिटी में कौन है, सिन्हालन है, जो कि उनका नंबर क्या है, ज़्यादा है। अब समझिएगा ध्यान से। तो जब सिन्हालन का गवर्नमेंट बना तो उन्होंने क्या किया कि जो सिन्हालन बोलने वाले लोग थे उनको जॉब में रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो एक ऐसा ऐसा ढेर सारा लॉ निकाल दिया जो कि क्या करता था कि बुद्धिज़्म के प्रमोशन के लिए, बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके फोस्टर के लिए क्या करने लगा कि अलग अलग लॉ निकाल दिया। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अभी इंडिया में ना क्या है कि हिंदू मतलब मेजोरिटी में, ठीक है ना, तो अगर बाकी सारे धर्मों को हम लोग साइड लाइन कर देते हैं और सिर्फ हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग लॉ निकालते हैं, तो बाकी सारे धर्मों के साथ एक समझ लीजिए कि एक फॉर्म ऑफ अन्याय हो जाएगा। ठीक है ना, हम ये आपको बता रहे हैं। तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट क्या किया था उस समय सिन्हालन के टाइम में, क्या किया था कि अलग अलग क्या बोल रहे हैं आपको कि अलग अलग तरीके से वो क्या करता था कि बुद्धिज़्म को प्रमोट करता था और फोस्टर करता था। और जो सिन्हालन बोलने वाले लोग थे उसको यूनिवर्सिटी में और उसके मतलब कि कॉलेज वगैरह में जॉब में क्या करता था कि रिजर्वेशन भी मिलता था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। All these government measures coming one after other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils, and they felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhalese are sensitive to their क्या है sensitive to their language culture. They felt that the constitutional government policy denied them equal political rights, discriminated against them in the getting job and the opportunity, ignored their interest. अब बताते हैं आपको, जब
तमिल वाले बोलने वाले लोग ये देखने लगे कि भैया देख लो तुम्हारा का रोज का ये धंधा हो गया, ठीक है ना। तुम उठते हो कभी सिल्हानल के लिए ये लॉ निकाल देते हो, कभी वो निकाल देते हो, और हम तमिल बोलने वाले लोग क्या झाल पीटे यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या होने लगा, जो तमिल बोलने वाले जो लोग थे ना, वो क्या सोचने लगे कि ये जो सिल्हानल लीडर है ना, उसको हमारे धर्म का, हमारे कल्चर का, हमारे लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। वो हमारे लिए कुछ सोचते भी नहीं है, वो बस अपना सोचते हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से जो तमिल बोलने वाले लोग थे ना, उनको क्या होने लगा कि उनके मन में ना क्या होने लगा कि एक घृणा का भावना उत्पन्न होने लगा कि ये जो सिंहालन बोलने वाले जो लोग हैं ना, उनके जो लीडर हैं, वो ना तो हमको पॉलिटिकल राइट दे रहे हैं और हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, एक तरह का भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। देखिए, एज अ रिजल्ट रिलेशन बिटवीन द सिल्हानल तमिल एंड कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। और इसके वजह से क्या हुआ, तमिल बोलने वाले लोग और सिंहालन बोलने वाले लोग क्या होना, उसके बीच में क्या होने लगा, टेंशन बढ़ने लगा। अब बताते हैं आपको। Sri Lankan Tamils long party struggle for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in security, education, and job. But their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils are repeatedly denied. By 1980s, the civil political organization were formed demanding an independent Tamil Elam in northern and eastern part of Sri Lanka. The disrupt between the two communities turned into widespread conflict in a Sunni civil war. As a result, thousands of people, both of the community have been killed. Many families are forced to leave the country and refugee, and the civil war sought to trouble setback to the social, cultural, economic life of the country. It ended in 2009. अब देखो बात यहाँ पे क्या होने लगा कि जब सिन्हालन द्वारा तमिल्स के राइट्स को वायलेट किया गया, तो तमिल्स क्या बोलने लगे कि देखो भाई, अब तुम्हारा रोज का यही नौटंकी हो गया है कि तुम उठते हो, तुम कभी बुद्धिज्म को प्रमोट करते हो, कभी तुम अपने लोगों को प्रमोट करते हो, कभी अपने लोगों को जॉब दे रहे हो, हम लोग क्या करें यहाँ पे, ऐसे मरे, ठीक है। तो क्या होने लगा कि जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो क्या बोलने लगे कि ढेर सारा पॉलिटिकल पार्टी बनाने लगा और बोला कि देखो भाई, तमिल को भी तुम क्या करो कि ऑफिशियल लैंग्वेज सबसे पहले तो करार दो, ठीक है ना। और उनको जो एजुकेशन में, उनको जो जॉब में जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो वो हमको भी दो। अगर नहीं दोगे तो भैया होगा दिक्कत, ठीक है ना। और जब वो बोल दिया कि नहीं 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 मिलेगा, निकलो यहाँ से, ठीक है ना। जो सिन्हालन लोग क्या बोले कि नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होने लगे कि बोले कि ठीक है मत दो जॉब, हमें अलग स्टेट कर दो, ठीक है ना। करने का मतलब है कि हमारा अलग देश बना दो, ठीक है ना। तो जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो एक तमिल इलम का बात करने लगे, बोले कि ठीक है तुम नहीं जॉब दोगे, नहीं एजुकेशन दोगे, हमारा तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दोगे, तो हमें नया देश चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको, बोला कि हमें नया देश दे दो, हम लोग अलग नहीं लेकिन साइड रहेंगे, तुमसे कोई मतलब नहीं हमको। आया समझ में आपको। तो ये होने लगा। तो इसके कारण क्या लगा कि उन्होंने क्या हुआ कि अलग तमिल देने, मतलब अलग स्टेट देने से भी मना कर दिया, अलग कंट्री बनाने से भी मना कर दिया। साथ ही साथ क्या हो गया कि उसके बीच में टेंशन और बढ़ते गया, जिसके कारण क्या हुआ कि सिविल वार छिड़ गया दोनों में। सिविल वार क्या होता है कि मान लीजिए एक ही कंट्री में दो गुट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक कंट्री है जिसमें क्या हो, इधर इधर वाले लोग आपस में कंट्री के अलग अलग पार्ट से लड़ने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं, ठीक है। यानी इसको गृह युद्ध कहते हैं, ठीक है। यानी कि अपने ही घर में लड़ाई होने लगा तो उसको क्या बोलते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इस सिविल वॉर में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का जान गया, बहुत ही जान माल का क्षति हुआ। और ये खत्म कब हुआ, 2009 में, ठीक है। ये श्रीलंका में देखिए कि पावर शेयरिंग को लेकर क्या होने लगा, पावर शेयरिंग को लेकर आपस में गुत्थम गुथाई कर लिया, ठीक है ना, कि हम नहीं देंगे हम नहीं देंगे, दोनों आपस में लड़ कट के मर गया, ठीक है। लेकिन बेल्जियम के लोगों ने क्या हुआ कि बहुत ही अपना समझ लिया कि बुद्धिमानी दिखाया और पावर शेयरिंग को बहुत ही अच्छे से एकोमोडेट किया। आया समझ में आपको हम क्या बोल रहे हैं कि श्रीलंका में यही पावर शेयरिंग अगर शांति से होता, अगर उनको भी जॉब में रिजर्वेशन मिलता, तो ये सब लड़ाई झगड़ा मार पिटाई नहीं होता, ठीक है। लेकिन श्रीलंका वाले लोगों ने क्या किया, खिचड़ी बना दिया सबको। और बेल्जियम में सेम चीज़ को क्या किया गया कि इसको अच्छे से एकोमोडेट किया गया, पावर को अच्छे से शेयर किया गया लोगों के बीच में, ठीक है ना। इससे क्या होने लगा कि जो पावर शेयरिंग का जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, जो सिविल वार है, वो कंडीशन कभी क्या हुआ कि बेल्जियम में आया ही नहीं। जैसे आपको बताते हैं, देखिए, Belgium leader took a different path. They recognized the existence of regional difference and cultural diversity. Between 1970 and 1993, they amended the constitution 4 times. A work on arrangement would enable everyone to live together within the same country arrangement. They would ऐसा हुआ, बताते हैं आपको, कि जो बेल्जियम के लोग थे ना, जो उनके जो लीडर थे, वो समझ रहे थे कि देखो भैया, बात तो है कि प्रॉब्लम है, सबको चाहिए अधिकार, सबको एजुकेशन चाहिए, सबको
सबको जॉब चाहिए, नहीं तो लोग मतलब सिविल राइट होने का खतरा रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, क्या किया, 4 बार अमेंड किया, उसमें 4 बार सुधार किया, और ये कोशिश किया कि इस देश के जो लोग एक ही कंट्री में शांति से जीवन जी सके, सबको अपना अधिकार मिले, सब लोग हैप्पीली जिए, ठीक है ना। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1970 में क्या किया, 1970 से लेके 1993 तक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कितना बार सुधार किया, 4 बार सुधार किया, ठीक है। अब जिस देखिए इस सुधार में क्या क्या था, जिसको बेल्जियन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो पहला क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन prescribe that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government, and some special laws requires to support the majority of member from each linguistic group. This no single community can make decision unilaterally. अब बात ये हो ना कि सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन तो ये था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग रहेंगे, यानी जो मेंबर्स रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट वहाँ पे है तो इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, तो वहाँ का जो मेंबर रहेगा, एमपी रहेगा, वो जितना नंबर रहेगा डच कम्युनिटी से उतना ही रहेगा फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से रहेगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एमपी रहेगा वो क्या रहेगा कि इक्वल नंबर रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होने लगा कि मेजोरिटी में जो लोग मेजोरिटी में है उनके हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से अलग अलग मेंबर रहेगा, ताकि डिसीजन मेकिंग में, समझ में आ रहा है ना, डिसीजन मेकिंग में कोई एक ही मेकिंग ना हो, मतलब कि एक ही तरह के लोग क्या मतलब कि डिसीजन ना लेने लगे, जिससे क्या होने लगा कि दिक्कत ना हो जाए, ठीक है ना। तो पहला तो ये है कि उन्होंने क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए कि डच कम्युनिटी के लोग और फ्रेंच कम्युनिटी के लोग दोनों के नंबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आगे देखते हैं, many power of central government has been given to the state government, two region of a country, the state government are not subordinate to central government। बात ये हुआ ना कि अब जो बहुत सारा पावर था जो छीन लिया गया किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उसको दिया किससे गया, स्टेट गवर्नमेंट से। और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया कि तुम चाहो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात मानो, और तुम नहीं चाहो तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के बात नहीं भी मान सकते हो, ठीक है ना। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए बिहार को थोड़ा पावर दिया गया और कुछ पावर कौन रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट रखा, ठीक है ना। तो बिहार का ये मर्जी होगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात सुने या ना सुने। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, सुनना ही पड़ता है, लेकिन बेल्जियम में क्या होने लगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं था, ठीक है ना। वो बात सुनने के लिए बाध्य नहीं था, मन करे तो सुनो, नहीं मन करे तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ब्रसल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ब्रसल बिकॉज द डच कम्युनिटी हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। बात यह हुआ ना कि ब्रुसल्स में एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया, और वहाँ पे भी क्या होगा कि दोनों कम्युनिटी से इक्वल क्या होगा, एमपी को सिलेक्ट किया जाना था, ऐसा था, ठीक है ना। अब बताते हैं आपको कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल वन लैंग्वेज एंड कम्युनिटी, डच पीपल एंड जर्मन, नो मैटर वेयर दे लिव, द गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। दो गवर्नमेंट के अलावा तीसरा गवर्नमेंट बनाया गया जिसका नाम क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट क्या था कि ये अलग अलग लैंग्वेज वाला नहीं था, ये था कि मान लो जो फ्रेंच स्पीकिंग है तो फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोगों का क्या होना चाहिए कि उनका एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होना चाहिए, जिसमें कि जो मेंबर्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोला गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया। अब समझिएगा ध्यान से, एक पावर अरेंजमेंट किस में था, श्रीलंका में था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि गुत्थम गुथाई हो गया, एकदम लड़ मर के कट गया सब, ठीक है ना। लेकिन एक पावर मेकिंग कहाँ था, एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ था, बेल्जियम में भी था, जहाँ पे सब शांति से हुआ और सब अच्छा से काम भी करने लगा, ठीक है ना। तो यही बात होता है कि अगर पावर शेयरिंग आप सही से करते हो ना तो क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि सबको अपना अधिकार चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सब अपना अपना काम चाहिए, ठीक है ना। देखिए आगे देखते हैं, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। बताते हैं जो टॉपिक है नेक्स्ट है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है ना। अब देखिएगा दो जो रीजन पढ़े उससे क्या होने लगा कि देखिए कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, इसका नेसेसिटी क्या है, इसको पहले पढ़ना है। अब समझिएगा ध्यान से कि दो ऊपर का स्टोरी पढ़ने से ये पता चला कि अगर पावर शेयरिंग नहीं करोगे सबके बीच में तो लड़ाई होना तो पक्का है, ठीक है ना। और अगर पावर शेयरिंग अपने मन से अच्छे से करते हो तो लड़ाई नहीं होगा, नहीं करते हो तो भाई फिर समझ लो कि लड़ाई करने के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है जरूरी क्यों है, इसका दो रीजन है। पहला रीजन समझिएगा, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। जरूरी क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो लड़ाई झगड़ा का जो
मतलब चांस होता है वो क्या करता है, कम होता है सोशल ग्रुप के बीच में, ठीक है ना। सबको थोड़ा थोड़ा पावर रहेगा, सब थोड़ा थोड़ा पावर इंजॉय करेगा, सब अपने अपने विकास की तरफ देखेगा, ठीक है ना। और जिसके कारण क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देश में कम आता है और लड़ाई झगड़ा क्या होता है, कम आता है, ठीक है। और देखिए समझिएगा, क्योंकि मेजोरिटी लोगों का ऐसे क्या होता है, क्योंकि मेजोरिटी लोगों का अगर बिल यानी कि उनका जो इच्छा है अगर माइनॉरिटी वाले पे क्या करेंगे, थोपेंगे, तो उससे क्या होगा, दिक्कत होगा। जैसे समझिएगा कि मान लीजिए कि जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वो क्या बोले कि जैसे मान लीजिए जैसे कोई अलग धर्म का है, ठीक है ना, वो बोले कि आपको जो वो मेजोरिटी है तो हमारा ही बात मानना पड़ेगा, तुम माइनॉरिटी वाला तुम उधर नहीं जा सकता, उधर नहीं जा सकता, तुम ये फलना मंदिर नहीं जा सकता, चिल्ला मंदिर नहीं जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि दोनों में क्या होगा कि बहुत विवाद होगा, और जिसके कारण क्या होगा कि देश को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग गवर्नमेंट को अलग अलग एथनिसिटी वाले लोगों को क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पावर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो लोगों का जो ये जो समझ लिया कि लड़ाई झगड़े का जो मुद्दा होता है, टेंशन होता है कम्युनिटीज़ के बीच में, उसका चांस क्या होता है, कम हो जाता है। अब समझिएगा इसका दूसरा रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो ये है कि अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो लड़ाई झगड़ा कम होगा देश में। दूसरा क्या है कि डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज ए वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व पावर शेयरिंग विद दोज फैक्ट एक्सरसाइज हुआ बिल लिव एट इफेक्ट full right to consult the where they are to govern legitimate government are the only where citizen through participation acquires a stake in the system। बोलता है कि दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम पावर शेयरिंग को अच्छे से करेंगे तो हम लोग हर एक आदमी तक अच्छे से विकास को पहुंचा पाएंगे, ठीक है ना। हम लोग जो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो रूलिंग है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली उसको रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसको अगर कोई अधिकार से वंचित है तो उसको भी आसानी से क्या कर सकते हैं, उसके अधिकारों तक पहुँचा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी क्या होगा, एक तो बहुत अच्छे से काम करेगा, और ये एक समझ लिया कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट है कि जो आपका गवर्नमेंट है उससे हमको सवाल पूछने का मौका देता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। इससे क्या होता है कि जो रूलिंग होता है वो क्या होता है, और एफिशिएंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, लेट अस कॉल द फर्स्ट रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। बोलते हैं क्या कि जो पहला जो रीजन है वो क्या है, लॉजिकल है। क्या है कि लॉजिक, जो पहला रीजन दिया गया ना कि लॉजिकल है कि क्यों पावर शेयरिंग है, और दूसरा क्या है, मोरल्स है। क्या जो दूसरा रीजन दिया है वो क्या है, मोरल है कि भैया पावर शेयरिंग करोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा तो लड़ाई करो, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग कितने तरीके का होता है, अब समझिएगा ध्यान से कि पावर शेयरिंग अलग अलग टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं, किस रीजन का बात कर रहे हैं, और कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट उस कंट्री में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी कंट्री में एक ही है या दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है कि पावर शेयरिंग ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पावर शेयरिंग ज़्यादातर डेमोक्रेसी में ही होता है, क्योंकि बाकी जो ऑटोक्रेसी होता है या फिर समझ लीजिए कि दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि सारा का सारा पावर किसके पास रहता है, किसी एक ही आदमी के पास रहता है, और पावर शेयरिंग का उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। ये पावर शेयरिंग कहाँ किसका आइडिया है, ये एक तरह का क्या है, ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, ठीक है ना, जिसका क्या है, आत्मा है। आगे बताते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अलग अलग तरीके का हो सकता है। पहला क्या है कि पहला पावर शेयरिंग किसके बीच में कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के ही डिफरेंट ऑर्गन के बीच में हम क्या कर सकते हैं कि पावर का कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए समझ लिए कि डेमोक्रेसी का तीन फॉर्म होता है। क्या होता है, तीन फॉर्म होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और क्या, सॉरी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एक सेकंड, लेजिस्लेचर, और दूसरा क्या होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या होता है जुडिशियरी। अब से समझ लीजिए कि सारा पावर, सारा का सारा पावर किसके पास रहे, कि अगर पार्लियामेंट के पास रहे तो पार्लियामेंट अपना मनमानी करेगा, क्या करेगा, मनमानी करेगा। या फिर सारा का सारा पावर ये एग्जीक्यूटिव के पास है, यानी ब्यूरोक्रेट्स के पास रहे, IAS ऑफिसर वगैरह होता है ना, सारा का सारा पावर इनको दे दिया जाए तो क्या होगा, ये भी मनमानी करेंगे। और अगर सारा का सारा पावर जुडिशियरी को भी दे दे तो हो सकता है कि जज अपने फायदे के हिसाब से जजमेंट देना शुरू कर दे, वो भी क्या है, दिक्कत होगा। तो ये जो जुडिशियरी है, लेजिस्लेचर है और ये जो एग्जीक्यूटिव है, वो तीनों क्या होता है, चेक एंड बैलेंस में बनाया जाता है, ठीक है ना। कि ये तीसरा है, एक दूसरे को क्या करता रहेगा, चेक करते रहेगा, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, पावर शेयरिंग क्या होता है, इफिशिएंटली होता है, ठीक है ना। थोड़ा पावर लेजिस्लेचर को मिल गया, थोड़ा पावर एग्जीक्यूटिव को मिल गया, और थोड़ा पावर किसको मिला, जुडिशियरी को मिला। जिससे क्या होता है कि ना टेंशन बढ़ता है, और जो पावर का जो एक्सरसाइज होता है ना वो बहुत अच्छे से होता है। समझ लिए कि अगर सारा का सारा पावर लेजिस्लेचर को मिल जाए ना तो वो क्या करेगा, वो उसका दुरुपयोग करेगा, उसका फायदा सही से नहीं लेना
देगा लोगों को, ठीक है ना। वो सिर्फ अपने बारे में काम सोचेगा, ठीक है ना। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, इसके बीच में पावर शेयरिंग होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और ये पहला पावर शेयरिंग है कि किसके बीच में पावर शेयरिंग होगा, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं, पावर शेयरिंग कैन बी अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पहला तो क्या हुआ कि डिफरेंट ऑर्गन, और दूसरा क्या हुआ डिफरेंट लेवल पे। जैसे मान लीजिए अलग अलग लेवल का गवर्नमेंट होता है, एक लेवल हुआ स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा हुआ पंचायत, और ये सब म्यूनिसिपल हो गए, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं डिफरेंट लेवल पे, किस पे, डिफरेंट लेवल पे करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। जैसे समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए कि कोई गांव में एक आदमी है, क्या है, गांव में आदमी है। अब उस आदमी का प्रॉब्लम प्रधानमंत्री तो को जाके तो नहीं बताएगा। समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए कि उसके घर के पास का जो नाला है वो टूटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये नाला का शिकायत का प्रधानमंत्री के पास लेकर जाएगा, नहीं ना। वो किसके पास लेके जाएगा, अपने वार्ड के पास लेके जाएगा, अपने मुखिया के पास लेके जाएगा, अपने सरपंच के पास लेके जाएगा, या म्यूनिसिपल में है तो किसके पास लेके जाएगा, अपने वार्ड के पास लेके जाएगा, वो म्यूनिसिपल ऑफिसर के पास लेके जाएगा, मेयर के पास लेके जाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि अगर हम लोग पावर एकदम छोटे 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 लेवल पे करते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा रूल करने में लोगों को लोगों का विकास क्या होता है, बहुत अच्छे से होता है। समझ में आया ना आपको। तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल में क्या होता है कि हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं। जैसे क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर छीन कर दिया गया स्टेट को, स्टेट का पावर छीन के किसको दिया गया, म्यूनसिपलिटी को या फिर पंचायत को दिया गया, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि एक छोटा से छोटा आदमी भी क्या कर सकता है कि उस गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हिस्सेदार होता है, ठीक है ना। कि अगर वो वार्ड को चुन रहा है तो गवर्नमेंट का हिस्सेदार हुआ, प्रधानमंत्री को चुन रहा है तो वो हिस्सेदार हुआ, और उससे क्या होता है, पावर एक्सरसाइज करवाता है, तो क्या होता है कि वो भी क्या हुआ, एक तरह का गवर्नमेंट का हिस्सा हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग डिफरेंट लेवल पे क्यों करते हैं, ताकि एकदम गरीब से गरीब आदमी, एकदम पिछड़ा से पिछड़ा आदमी, एकदम सबसे नीचे से नीचे आदमी, और सबसे दूर से दूर आदमी, ठीक है ना, वो भी क्या कर सके, गवर्नमेंट के पावर को क्या कर सके, यूज कर सके, उससे फायदा उठा सके, ठीक है ना। नहीं तो कल को पता चला कि किसी के घर के सामने नाली टूट गया, तो वो पहुंचा हुआ है उधर, पीएमओ पहुंचा हुआ है प्रधानमंत्री के सामने कि मेरे घर का नली टूट गया, चलो बाबू बनवा दो, ठीक है ना। ये सब संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पावर देते हैं, ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर सोल्यूशन सॉल्व किया जा सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थर्ड क्या है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप। क्या है डिफरेंट सोशल ग्रुप, ऐसे समझ लिए कि हम लोग पावर को किसके बीच में डिवाइड कर सकते हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप के विषय में बीच में बांट सकते हैं। जैसे समझिएगा कि एक हिंदू का प्रॉब्लम, आप समझिएगा ध्यान से, एक हिंदू का प्रॉब्लम हिंदू को अच्छे से पता होगा कि उसको कहाँ जाना है, मंदिर कहाँ पूजा करना है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, ये सब क्या है, सोशल ग्रुप है एक तरह से। एक हिंदू का प्रॉब्लम किसको पता होगा, हिंदू लीडर्स को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, और मुस्लिम का प्रॉब्लम किसको ज़्यादा होगा, मुस्लिम को अच्छे से पता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग सोशल ग्रुप में क्या करते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया जा सके, क्या हो सके, अच्छे से सॉल्व किया जा सके। आया समझ में ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चौथा देखते हैं कि पावर शेयरिंग किसके बीच में हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बीच में हो सकता है। किसके बीच में हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, और किसके बीच में हो सकता है, मूवमेंट के बीच में हो सकता है। ऐसे समझिएगा कि अलग अलग समय पे क्या होता है, अलग अलग समय पे हम लोग क्या करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए कि सारा का सारा पावर क्या करे, एक्सरसाइज करे कौन, गवर्नमेंट वाला करे, और अपोजिशन के पास कोई पावर न रहे, उसको कुछ बोलने का अधिकार न रहे, तो क्या होगा, डेमोक्रेसी ऐसे चल नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपोजिशन वाले को, जो सरकार में अभी हारा हुआ है, उसको भी हम लोग क्या देते हैं, थोड़ा बहुत पावर देते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग प्रेशर ग्रुप को, ठीक है ना, जो एनजीओ वगैरह हो गया, इस सबको भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पावर देते हैं। और क्या करते हैं कि मूवमेंट वगैरह को भी क्या देते हैं, पावर देते हैं, जिससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी का जो आत्मा है ना, वो बचा रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है, और क्या हो सकता है, पावर का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से लाभ लिया जा सकता है, ठीक है। ये पावर शेयरिंग यहीं पे आपका खत्म हुआ होता है। ये वन शॉट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ध्यान में आएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, और सारे पॉइंट्स को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे का वीडियो है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आसानी से आपको पावर शेयरिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ज्ञानदीप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और इसका जो सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है, रिविजन सीरीज चल रहा है, इसमें जाके आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में इनरोल होना है, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से इस चीज़ को ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या है कि आपका ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आराम से फोकस कीजिए पढ़ाई पे, और क्या होगा कि ध्यान से आपको एग्जाम को देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। गुड नाइट।